हेलो बच्चा पार्टी, कैसा और सब ठीक ठाक। तो अपने को यहाँ पर देखना है आज क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का 2022 का। सिलेबस तो अभी तक समाप्त हो गया होगा और अब अपने को क्या देखना क्या है, जो बचे हुए दिन है, 1-1.5 महीना बचा हुआ है। अब इसमें हमको क्या देखना है, वो सारे क्वेश्चन हमको कर लेना है जो पीछे के सालों में पूछा गया है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं, अगर हमने पढ़ाई अभी तक कम की है, सिलेबस ख़त्म है लेकिन हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर ये सारे क्वेश्चन हम करके जाते हैं तो निश्चित तौर पर एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोगों को ध्यान से देखना है, समझना है और याद रखना है। अगर समझ गए तो याद करने की ज़रूरत तो यहाँ पर नहीं है और समझ में भी 100% आएगा, इसकी भी गारंटी है। क्वेश्चन कब का, ये 2022 का फर्स्ट सिटिंग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये केमिस्ट्री का है। कौन सा सब्जेक्ट है ये अपने को लिख लेना, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। टोटल आज 8 क्वेश्चन है जो 2 अंक का स्तरीय होगा, यानी 2 अंकीय क्वेश्चन है। इसको हमको देख लेना है किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कम से कम अब जो है ना तैयारी फुल स्पीड में चलनी चाहिए, क्योंकि अभी जो है एग्ज़ाम का समय बहुत कम रह गया है। पीछे हमने क्या किया उससे बहस नहीं है, लेकिन अब क्या करना है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना। तो अब जो है थोड़ा सा भी ढिलाई पढ़ाई के साथ नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। भूमिगत जल के किन्हीं 2 लाभों को लिखे। लिखना क्या है, हमको बस याद रखना है भूमिगत जल कहते किसको है। ठीक है, देखो पृथ्वी पर कुल मिलाकर जल जो पाया जाता है 2-3 प्रकार का स्रोत है जल का, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। पहला तो है भूस्तरीय जल। भूस्तरीय जल का मतलब हुआ पृथ्वी के ऊपर जो जल होता है, नदी, तालाब, समुद्र में, वो भूस्तरीय जल कहलाता है। इसके बारे में तो यहाँ पर बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि भूमिगत जल के 2 लाभों को लिखे। कहने का मतलब है भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है उसका लाभ के बारे में बात कर रहा है। तो भूमिगत जल के अगर लाभ के बारे में पहले नंबर का आंसर अगर हम देखते हैं, भूमिगत जल का लाभ जो होगा ना क्या हो जाएगा। भूमिगत जल का लाभ पहला तो हम कर लेते हैं खाना बनाने में, ठीक है। इसके अलावा साफ सफाई में कर लेते हैं। इसके अलावा भूमिगत जल का उपयोग कहाँ पर कर लेते हैं, देखो खाना बनाने में हो जाता है, साफ सफाई में हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा 2 नंबर में हम लिख सकते हैं कृषि कार्यों में। अब इसको हमको पूरा लिख लेना है। खाना बनाने में, साफ सफाई में भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, कृषि कार्यों में सिंचाई के लिए लिख लेते हैं। कृषि कार्यों में सिंचाई के लिए भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है। वो पंप के द्वारा निकाला जाता है, बिजली का भी पंप होता है और डीजल से भी चलता है। पंप के द्वारा हम भूमि के अंदर से जल निकालते हैं और सिंचाई करते हैं। खाना बनाने के लिए जल कहाँ से आता है, खाना बनाने के लिए कहाँ से लाते हैं जल को, ट्यूबवेल में से निकालते हैं, या हमारे छत के ऊपर क्या लगा होता है, एक टंकी होता है जिसमें से पानी आता है। उस टंकी में पानी कहाँ से आता है, तो जाहिर सी बात है भूमि के नीचे से आता है, मतलब भूमिगत जल है। तो भूमिगत जल का 2 उपयोग कौन सा हो गया, खाना बनाने में, साफ सफाई करने में और कृषि कार्यों में सिंचाई के लिए भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है। याद हो गया, भूमिगत जल का 2 उपयोग। भूमिगत जल मतलब भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है उसको भूमिगत जल बोलते हैं और उसका उपयोग किया जाता है खाना बनाने में, साफ सफाई में और कृषि कार्यों में सिंचाई के लिए भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ भी पीने के लिए भी तो करते हैं, पीने के लिए भी तो भूमिगत जल का उपयोग करते हैं ना। आ गया, चलो जी, पहले नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ से आ जाता है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस के आणविक सूत्र लिखे, इसके 2 उपयोग को लिखे। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम POP भी बोलते हैं, इसका आणविक सूत्र क्या होता है। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। कैसे जान सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या, तो बाबू इसका देखो CaSO4 × 12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इसके 2 उपयोग को लिखे। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, मूर्ति बनाने में व्हाइट कलर का होता है, देखा होगा, मूर्ति बनाने में और शिल्प उद्योग में। शिल्प उद्योग का मतलब क्या होता है, शिल्प उद्योग मतलब यदि कोई मूर्ति बनाना है, डिजाइन बनाना है, ठीक है, कोई कारीगरी करना है, चित्रकारी करना है, तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, मूर्ति बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाएगा। डिजाइन बनाना है, दीवारों पर डिजाइन बनाना है, ये भी लिख सकते हैं, दीवारों पर डिजाइन बनाने में।
किसका उपयोग करेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करेंगे। पहला नंबर का याद रखना है, मूर्ति बनाने में, शिल्प उद्योग में, दीवारों पर डिजाइन बनाने में, ये अलग अलग भी लिख सकते हैं। दूसरा नंबर, हड्डियों को जोड़ने में, हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग करेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देखा है, हड्डी व्हाइट कलर का होता है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे कठोर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस हड्डियों को जोड़ने में, उसके स्थान हड्डियों को फिक्स रखने में डॉक्टर लोग इसका प्रयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग। मूर्ति को बनाने में, शिल्प उद्योग में, मतलब मूर्ति और छोटे छोटे जो भी सामान बनते हैं, खिलौने उलौने, उसके बनाने में यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। दीवारों पर डिजाइन बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ये याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, याद रखना है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? अब रासायनिक समीकरण जब जो होता है ना, तो किसके बीच में होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच में, या दो या दो से अधिक यौगिकों के बीच में, या दो या दो से अधिक तत्वों के बीच में, तत्वों यौगिकों के बीच में, इसके बीच रासायनिक समीकरण होता है या रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ये हमको बताना है। जब रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में दिखा जाते हैं तो रासायनिक समीकरण बन जाता है हमारा। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, सिंपल वाला उदाहरण है, मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ से मैग्नीशियम का संकेत हमने लिखा, प्लस ऑक्सीजन का संकेत लिखा, और यहाँ से लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको संतुलित भी कर देते हैं, ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो यहाँ पर हमने लिखा है संकेत के रूप में, इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब बोल रहा है क्या संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो यदि देखो यहाँ पर 2 भाग है, तीर वाले को देखेंगे, तीर वाले को देखेंगे, तीर के दाहिने तरफ कुछ तत्व है, कुछ पदार्थ है, तीर के बाएं तरफ कुछ तत्व है, कुछ पदार्थ है, दाहिने तरफ कुछ है, दाहिने तरफ कुछ, बाएं तरफ। यदि दाहिने बाएं तरफ जो भी पदार्थ है, जो भी तत्व है, उसका परमाणुओं की संख्या, उसका परमाणुओं का संख्या यदि समान है जो दाहिने तरफ में उपस्थित है परमाणुओं की संख्या में, तो वो जो है संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। नहीं समझ में? अभी देखो यहाँ से, यहाँ अगर संतुलित नहीं करे तो हम क्या हो जाएगा, ये देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो क्या यह संतुलित रासायनिक समीकरण है? नहीं है। अगर यहाँ पर हम 2 लगा लेते हैं, यहाँ पर भी 2 लगाते हैं। अब देखो मैग्नीशियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 Mg, मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है 2O, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ये हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। कैसे करेंगे देखो, लिख लेते हैं, वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और उत्पाद में, अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये हमको याद रखना है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभी अभिकारक और उत्पाद के बारे में थोड़ा सा बात कर ले। देखो तीर है ना, तीर के बाईं साइड जो भी तत्व होगा, जो भी पदार्थ होगा, जो भी यौगिक होगा, अभिकारक कहलाएगा। इसका मतलब मैग्नीशियम अभिकारक, ऑक्सीजन अभिकारक और 2 Mg उत्पाद हो गया। तो कहने का मतलब है अभिकारक में यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन उपस्थित है, उत्पाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड उपस्थित है। अब यहाँ पर जो भी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जितना अभिकारक में है, उत्पाद में भी अगर उतना ही मैग्नीशियम है, जितना ऑक्सीजन अभिकारक में है उतना ही ऑक्सीजन यदि उत्पाद में है, तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास एक समीकरण दिया है, देखो जरा, दिया है समीकरण Al + H2SO4
ये बन जाएगा Al2SO4 का हल थराइस प्लस H2। अब यहाँ देखो ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये हमारा क्या है, एक्वस ही होगा, और ये यहाँ से हो जाएगा हमारा गैस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब अपने को बताना है क्या ये संतुलित है या नहीं। अगर संतुलित है तो कोई बात नहीं, संतुलित नहीं है तो यहाँ से हमको संतुलित करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 2 है, मतलब संतुलित तो नहीं है। यहाँ एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 2 है, संतुलित तो नहीं है। यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या है कि यदि ये हल थ्राइस लगा हुआ है, इसका मतलब सल्फर जो है 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से 12 हो जाएगा। ठीक है, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12। तो सबसे भारी सूत्र यहाँ पर ये है, तो इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। Al2SO4 का हल थ्राइस, सल्फर कितना है, 3 है, तो सल्फर यहाँ पर देखो कितना, 1 है, तो यहाँ से सल्फर को कर लेते हैं 3। अब जब हमने सल्फर को 3 किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया 6। ठीक है, सल्फर 3, ऑक्सीजन 4 तिया 12, ऑक्सीजन यहाँ देखेंगे 4 तिया 12 पहले से है। एल्यूमिनियम 2 है, तो एल्यूमिनियम को यहाँ से 2 कर लेंगे। अब ये हो गया संतुलित हमारा जो भी समीकरण है। देखो 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 3 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन। सल्फर है 3, सल्फर है यहाँ से देखेंगे एस को 3 से गुना करो 3। ऑक्सीजन है 4 तिया 12, ऑक्सीजन है 4 तिया 12। इस तरीके से देखो ये संतुलित हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अभी देखना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन है। ताम्र छिलन को हवा में लंबे समय तक गर्म करने पर उस पर काली परत चढ़ जाती है। इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर उसका भूरा रंग पुनः वापस आ जाता है। तब अभिक्रिया के नाम और समीकरण को लिखना है। अब देखो 2 समीकरण हो रहा है। सबसे पहले बात तुमको समझना है ताम्र होता क्या है। ताम्र का मतलब होता है तांबा। 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। ताम्र का मतलब होता है तांबा। ताम्र का मतलब क्या हो गया, तांबा, ये याद रखना है। अब ताम्र छिलन को हवा में लंबे समय तक गर्म करना है। देखो हवा में कोई भी पदार्थ को गर्म करो, कोई भी चीज को गर्म करो, तो हवा में गर्म करने का मतलब है उसको ऑक्सीजन में गर्म करते हैं, ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं। तो सिंपल सा समीकरण है बनेगा यहाँ पर हमारा Cu, जो तांबा है, ताम्र छिलन है, Cu हो जाएगा, और हवा में गर्म कर रहे हैं तो O2 लगा लो, Cu + O2 हो जाएगा, और इसका समीकरण हमारा बन जाएगा सिंपली CuO। ये एक हमारे पास समीकरण बन गया। अगर इसको संतुलित कर ले तो ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 होना चाहिए, कॉपर 2 हो गया, कॉपर 2 होना चाहिए, संतुलित हो गया यहाँ से। अब यहाँ से हमको देखना क्या है, ये कौन सा रिएक्शन है जरा बता दो हमको। Cu + O2, 2 पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बन रहा है, कौन सा समीकरण हो जाएगा जल्दी बता दो। पढ़ा है हमने, संयोजन अभिक्रिया है ये। कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। पर है ना, A + B अगर बन जाता है कोई पदार्थ C, तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। याद आया, चलो जी। अब क्या क्या कह रहा है, इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर, इस पर मतलब किस पर, इस पर मतलब CuO पर, CuO पर यदि हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है तो ये बन जाता है, इसका भूरा रंग पुनः वापस आ जाता है। अब देखो CuO पर अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो ये बनता है Cu + H2O, Cu + H2O। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया जरा बताओ। यहाँ देखो कॉपर से जो है ना, कॉपर से जो है यहाँ से ऑक्सीजन निकल के भाग रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन निकल के भाग रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के जुट रहा है। तो ये तो बोल सकते हैं हम कि ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया हो गया। कौन सा अभिक्रिया हो गया, ऑक्सीकरण अवकरण। यहाँ से अवकरण हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया है। ठीक है, यानी कि ये है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स अभिक्रिया है। समझ में आ गया। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, अयस्क किसको बोलते हैं। देखो बाबू, अयस्क के बारे में यदि हम बात करने के लिए जाएंगे ना, अयस्क किसको बोलते हैं। देखो जमीन से जो है ना, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, ये सारा निकालते हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में होता है, ये चट्टान या पत्थर के फॉर्म में होता है। उसमें बहुत सारे अशुद्धियाँ होता है।
तो उसको जब बाहर निकालते हैं ना तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, खनिज। क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। कोई भी पत्थर का टुकड़ा है, यदि उसमें कुछ ना कुछ कोई धातु है, अधातु है जो हमारे जीवन में उपयोगी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। अगर खनिज से हम कम खर्च में ठीक है, आसानी से तत्वों की प्राप्ति कर सकते हैं, तत्वों या धातुओं की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या बोला, खनिज किसको बोलते हैं, पृथ्वी के अंदर से जो भी पत्थर चट्टान निकलता है उसमें धातु या अधातु की मात्रा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। खनिज से अगर हम कम खर्च में आसानी से तत्वों की प्राप्ति कर सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं, अयस्क। समझ में आ गया, चलो जिसको लिख ले। वैसा खनिज जिससे कम खर्च में आसानी से धातुओं की प्राप्ति की जा सकती है, क्या हो जाएगा, अयस्क हो जाएगा, वो अयस्क कहलाता है। सिंपल सी बात है। चलो जी, वैसा खनिज जिससे कम खर्च में आसानी से धातुओं की प्राप्ति हो जाएगा, अयस्क कहलाता है। समझ में आ गया। एक बार बता दे, खनिज होता है जमीन के अंदर से जो भी पत्थर निकलता है उसमें धातु अधातु कुछ भी हो सकता है, उससे यदि कम खर्च में, खनिज उसको बोल लेंगे, उससे यदि कम खर्च में आसानी से हम धातुओं की प्राप्ति कर लेते, तत्वों की प्राप्ति कर लेते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क बोलेंगे। वही डिफिनेशन हमने यहाँ पर लिख दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए। पीतल तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। तो सबसे पहले बात देखो, पीतल या तांबा दो, इसमें रखेंगे दही, ठीक है, पीतल या तांबा, इसमें रख दिए हम दही। दही में होता है अम्ल करेगा रिएक्शन यहाँ से पीतल या तांबे से, बना देगा विषैला पदार्थ बना देगा। दूसरी बात होगा, जब अम्ल पीतल या तांबे से अभिक्रिया करेगा तो इसका संक्षारण होगा। किसका, पीतल तांबे का, मतलब ये बर्तन खराब होना शुरू हो जाएगा। क्या 2 बातें यहाँ से निकल के आई है, कौन कौन सी बात। अगर पीतल या तांबे के बर्तन में रखते हैं दही को तो वो अभिक्रिया करके, अम्ल होता है दही में, अभिक्रिया करके विषैला पदार्थ बना देगा। दूसरी बात जो निकल के आई है, दूसरी बात वो कि पीतल या तांबे के बर्तन में जब दही को रखते हैं तो उसका संक्षारण हो जाता है। किसका, पीतल या तांबे के बर्तन का संक्षारण हो जाता है, बर्तन खराब हो जाता है। इस कारण से हम क्या करेंगे, पीतल या तांबे के बर्तन में दही या किसी खट्टे पदार्थ को नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है, लिख दे। चलो, पीतल या तांबा लिख लो, पीतल या तांबे के बर्तन में दही रखने पर दही में उपस्थित अम्ल पीतल या तांबे से अभिक्रिया कर विषैला पदार्थ बनाता है, विषैला पदार्थ बनाता है जो खाने योग्य नहीं रहता है, खाने योग्य नहीं रहता है। इसलिए लिख देंगे हम, पीतल या तांबे के बर्तन में दही को नहीं रखना चाहिए। पीतल या तांबे के बर्तन में दही रखने पर दही में उपस्थित अम्ल पीतल या तांबे से अभिक्रिया कर विषैला पदार्थ बनाता है। दूसरा पॉइंट भी रख देंगे कि पीतल या तांबे के बर्तन में जब दही रखते हैं तो पीतल या तांबे का क्या हो जाएगा, संक्षारण हो जाएगा, जिसके कारण बर्तन खराब होना शुरू हो जाएगा। ये भी पॉइंट हम यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोहे को जंग से बचाने के उपाय को लिखे। लोहे को जंग से बचाने के उपाय को लिखे। देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है।
एक तो जंग क्या होता है ये भी पूछते हैं, जंग किस प्रकार से लगता है। जब लोहे को खुली हवा या नमी में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपने ऊपर ऑक्साइड का परत बना लेता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग जंग भी बोलते हैं, जिससे भूरे रंग का एक परत चढ़ जाता है लोहे के ऊपर, जिसके कारण लोहा खराब होने लगता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। आगे देखते हैं जंग से बचाने के लिए क्या बोला जा सकता है। जंग से लोहे को बचाने का उपाय, लोहे को बचाने का उपाय। अब देखो जंग का मतलब क्या हुआ, जो बताया हमने वो जंग होता है, यानी लोहा जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर भूरी परत चढ़ा लेती है तो उसको जंग बोलती है। जंग का मतलब एक और भी होता है, लड़ाई, युद्ध, वो वाला जंग नहीं, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, पहला क्या कर सकते हैं जंग से बचाने के लिए। जंग से बचाने के लिए हम कर सकते हैं कि लोहे में क्या कर सकते हैं, है ना, ऐसा मशीनों में किया जाता है, ग्रीस या तेल का उपयोग करते हैं, है ना, ग्रीस या तेल का लेप लगाकर इससे हम जंग से बच सकते हैं। जंग मतलब लड़ाई से नहीं, जंग मतलब जो लोहा वाला बोले हैं वो वाला, ठीक है। तो लगाकर, ग्रीस या तेल लगाकर हम क्या कर सकते हैं, लेप लगाकर जंग से बच सकते हैं। दूसरा वाला क्या है अपना, दूसरा हमको करना है रंग के, लोहे को रंग कर, ठीक है। लोहे को जब रंगाई कर देंगे तो उससे भी क्या होगा, लोहा जल्दी खराब नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा, है ना। तो ये जंग से बचने के दो उपाय है। 8वां नंबर है सहसंयोजक बंधन क्या होता है, इसके दो उदाहरण दे। बंधन हमने पढ़ा है, रासायनिक बंधन केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, रासायनिक बंधन वही वाला बंधन है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, जब ऐसे लिखेंगे वैसा रासायनिक बंधन जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है, क्या कहलाएगा, सहसंयोजी बंधन कहलाएगा। सहसंयोजी बंधन कहलाता है। कहने का क्या मतलब है, वैसा रासायनिक बंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। देखो बंधन हमने 10th क्लास में दो प्रकार का पढ़ा है मुख्य रूप से, एक होता है सहसंयोजी बंधन, एक होता है आयनिक बंधन। आयनिक बंधन हमने पढ़ा था Na में बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है, Cl में बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इधर से उठा के 7 इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7। तो Na इसको दे देता है इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास बन जाता है Na प्लस Cl माइनस NaCl का यहाँ से निर्माण होता है। तो ये होता है हमारा आयनिक बंधन, क्योंकि यहाँ पर आयन का निर्माण हो रहा है, मोटा मोटी हमको ये समझना है। दूसरा होता है सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन ऐसा बंधन होता है जो देता लेता नहीं है, बल्कि तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहेंगे, दोनों आदमी मिल करके काम करते हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो वहीं पर रहेगा, है ना। इसको बोलते हैं सहसंयोजी बंधन। आओ समझ लेते हैं कैसे। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास होता है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये होगा क्या, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये क्लोरीन इससे साझेदारी कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन का, तो कितना हो गया 1 2, ठीक है। ये 7 है क्लोरीन के पास, एक इसका 8 इलेक्ट्रॉन पुर गया। अब हाइड्रोजन क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा तो ये हमारे पास बन जाएगा HCl और ये बना देगा HCl। इसमें किसी प्रकार का आयन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बल्कि साझेदारी हो रहा है ना, साझेदारी हो रहा है। तो ये हो गया सहसंयोजी बंधन, है ना। सहसंयोजी मतलब एक दूसरे की सहायता से बन रहा है। दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं, O2 के बारे में देख लेते हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4
चलो ये कट कर लेते हैं ताकि समझ में आए। 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 5 6। चलो जी, तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में रहे 6 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन थे। इसका 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेगा ये वाला ऑक्सीजन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर क्या हो रहा है, साझेदारी हो रहा है ना। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा फाइनली ये, यानी ये लिखने का मतलब देखो, ये लिखने का मतलब क्या कि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है और सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ये लिखने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो रहा है। तो इस तरीके से देखते हैं O2। ये दोनों एग्जाम्पल किसका है, सहसंयोजक बंधन का। तो ये था केमिस्ट्री का क्वेश्चन क्लास 10th 2022 में जो भी क्वेश्चन केमिस्ट्री का पूछा गया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर इस तरीके से पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो सारी समस्याएं आसान लगने लगेंगी। जो समस्या था वो हल में बदल जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ।